गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, आपको नजर आ रही होगी। दिस सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स। ये जो कॉइल है ये बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिलके बनी हुई है और उन्हीं करंट एलिमेंट्स में हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dl है। और जो ये कॉइल है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। ये I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है थ्रू द कॉइल और हमने एक एलिमेंट चूज किया है जिसकी लेंथ हो गई dl। देन करंट एलिमेंट जो हमारे पास बना, करंट एलिमेंट कितना बनेगा, दैट इज I इंटू dl। ये हमारे पास करंट एलिमेंट है। और यहां पे ये भी जो हम कर रहे हैं वो बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर भी हम बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, magnetic field at the center of circular coil due to small current element is given by this equation, where r is the radius of सर्कुलर कॉइल। ये जो रेडियस है सर्कुलर कॉइल का वो r है और I करंट फ्लो कर रहा है, dl जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट है और μ0/4 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब यू नो स्टूडेंट्स, ये एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल के अंदर या सर्कल के अंदर जो सर्कल का रेडियस होता है वो सर्कल की कर्व के साथ 90 का एंगल बनाता है। सर्कल की आर्क जो होती है उसके साथ 90 का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो रेडियस है ये सर्कुलर आर्क के ऊपर एंगल बनाएगा 90। इट मींस जो यहाँ पे थीटा है हमारे पास वो हो गया 90। देन dB जो है, dB इज इक्वल टू μ0/4 I dl sin 90 ओवर r स्क्वायर। sin 90 होता है 1, देन dB इज इक्वल टू μ0/4 दैट इज I dl over r square. This is the small magnetic field at the center of circular coil due to element dl। इस एलिमेंट के कारण हमारे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल की सेंटर पे, पर हमने निकालना है ड्यू टू द सर्कुलर रिंग। ये जो रिंग बन रहा है हमारे पास, ये जो पूरी कॉइल है, हमने इस पूरी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने अभी बात की है, मैंने आपको अभी बताया है कि दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द होल सर्कुलर कॉइल। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट above equation over whole circular coil, whole circular coil। तो यहां पे हमने एक कॉइल ली है जिसका रेडियस r है और वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी हुई है।
और हमने क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने पूरी सर्कुलर के ऊपर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी स्टूडेंट्स, देखते हैं। जो ये इक्वेशन थी इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल आएगा, दैट इज dB is equal to integration over the whole circular coil mu naught over 4 pi I dl over r square। अब क्या करना होता है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कांस्टेंट पार्ट कौन कौन सा है। कांस्टेंट पार्ट की बात करें हम तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जो सर्कुलर कॉइल हमने चूज कर ली उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा, कॉइल तो हमने चेंज नहीं करनी, तो रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा, रेडियस भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट करंट ही फ्लो कर रहा है इसके अंदर। I is the constant current flowing through the coil, then these are the constants, so B is equal to mu naught over 4 pi I over r square और इंटीग्रेशन हमने किसका करना है, dl का। dl is the small elements, जब हम सारे स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, जैसे हमने मान लिया कि ये दूसरा स्मॉल एलिमेंट है, ये तीसरा स्मॉल एलिमेंट एंड सो ऑन, इसी तरह जब हम सारे स्मॉल एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो पूरी सर्कुलर कॉइल है इस पूरी सर्कुलर कॉइल की लेंथ आ जाएगी। एंड यू नो स्टूडेंट्स कि जो सर्कुलर कॉइल होती है या जो सर्कल होता है उसका सरकमफिरेंस होता है, सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल circumference of circle is 2 pi and radius of the circular circle, radius कितना है यहाँ पे r, this is the circumference of circle। और हम कह सकते हैं कि जब सारे एलिमेंट्स हमने जोड़ दिए तो ये एक सर्कल बन गया और सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है 2 पाई r। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो dl का इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 2 पाई r के इक्वल आएगा। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर r स्क्वायर इनटू 2 पाई r, एक r के साथ एक r कैंसिल हो गया और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 pi I over r, this is the total magnetic field at the center of circular coil। तो जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी आई है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई I ओवर r। ये मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स तब है जब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइल है। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लो कि एक कॉइल है इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स लगी हुई है इस कॉइल के ऊपर, तो हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम सपोज कर लें कि लेट देयर आर n टर्न्स, हमारे पास n टर्न्स है और हमने क्या किया है, जो एक टर्न है उसके लिए हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल टर्न। और हमारे पास टर्न्स कितनी है, n टर्न्स है, तो n टर्न्स के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज Bn, Bn इज इक्वल टू B इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। Bn हम निकालना चाहते हैं, Bn इज इक्वल टू B की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई I ओवर r into n, then it becomes
Bn is equal to mu naught over 4 pi 2 pi Ni over R. This is the total magnetic field at the center of circular coil carrying n turns. जब कॉइल के अंदर n टर्न्स लगी हुई हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, जितनी भी टर्न्स होगी उतनी ही मल्टीपल हो जाएंगे वो। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगी उसकी, ये डिपेंड करता है कि जो कॉइल है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, अगर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज जैसे हमने यहां पे रिप्रेजेंट भी किया है, इस कॉइल के अंदर करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। जब भी कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज होगा तो कॉइल के सेंटर पे साउथ पोलैरिटी आएगी। कौन सी पोलैरिटी आएगी, साउथ पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी। और जब साउथ पोलैरिटी आएगी इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द साउथ। अब आपको पता है कि जो नॉर्थ होता है वो ऊपर की तरफ होता है और साउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टिंग इनवर्ड, इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो साउथ पोलैरिटी आती है, और जब साउथ पोलैरिटी आती है तो जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एट द सेंटर वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। अगर कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, देन कॉइल के सेंटर पे आएगी नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी, दिस इज द नॉर्थ पोलैरिटी, ये नॉर्थ पोलैरिटी बन गई। और जब नॉर्थ पोलैरिटी आती है इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट द सेंटर ऑफ कॉइल उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ का मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल डायरेक्टिंग आउटवर्ड। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर क्लॉकवाइज आती है तो साउथ पोलैरिटी मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ होगी। अगर नॉर्थ पोलैरिटी आती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।